Assalamualaikum everyone, welcome back to the Wild Classroom with Aruj Fatima. Today you are watching the first part of our lecture series on brackish water aquaculture, an important topic in fisheries, aquaculture and sustainable food systems. So this topic will be covered in multiple lectures. You can build a clear step-by-step understanding. Let's begin this journey from estuaries to export markets and understand the real potential of brackish water aquaculture. So let's begin. I will be explaining everything in both English and Urdu to make it easy for learners across Pakistan and also around the world. Okay. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ ब्रैकिश वाटर. अब ब्रैकिश वाटर है क्या? ठीक है, ब्रैकिश वाटर इज़ वाटर दैट हैज़ मोर साल्ट दैन फ्रेश वाटर बट लेस साल्ट दैन सी वाटर. ब्रैकिश वाटर ऐसा पानी होता है जिसमें जो साल्ट कंटेंट्स हैं वो फ्रेश वाटर से ज़्यादा होते हैं लेकिन सी वाटर से कम होते हैं. ठीक है, ना ही ये इतना स्वीट होता है जैसे कि रिवर वाटर है, ना ही ये ओशन वाटर की तरह साल्टी होता है. तो आप कह सकते हैं इट्स समवेयर इन बिटवीन. ओके, सो लेट्स ब्रेक डाउन एवरी इम्पोर्टेंट टर्म. अब क्या मतलब है मिक्स ऑफ फ्रेश वाटर एंड सी वाटर का मतलब क्या है? ठीक है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मिक्स ऑफ फ्रेश वाटर एंड सी वाटर? सो फ्रेश वाटर इज़ वाटर फ्रॉम रिवर. आप जानते हैं कि जो फ्रेश वाटर होता है वो हमें रिवर से, लेक से, झीलों से, नहरों से हमें मिलता है. ठीक है, इसमें साल्ट कंटेंट्स बहुत कम होते हैं. ठीक है, यूजुअली लेस दैन 0.5 पार्ट पर थाउजेंड्स. ठीक है, ये देखें. सो सी वाटर अगर हम देखें तो उसमें साल्ट कंटेंट ज़्यादा होते हैं. ठीक है, उनकी सैलिनिटी जो सी होती है वो अराउंड 35 ppt होती है. ओके, तो जब ये दो तरह के पानी आपस में मिलते हैं और मिक्स होते हैं लाइक एट द माउथ ऑफ अ रिवर वेयर इट इंटर्स अ सी, दे क्रिएट अ ब्रैकिश वाटर. जब ये आपस में मिक्स होंगे तो ये ब्रैकिश वाटर क्रिएट कर देते हैं. ना ही ये पानी जो सा होता है बहुत ज़्यादा साल्टी होता है. ठीक है, ना ही बहुत ज़्यादा स्वीट होता है. दिस वाटर इज़ माइल्डली साल्टी, यूजुअली बिटवीन 0.5 to 30 ppt. ओके, सो ब्रैकिश कम्स फ्रॉम द डच वर्ड ब्रॉक मीनिंग साल्टी वाटर. दिस इज़ नॉट फिट टू ड्रिंक. ठीक है, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, आपको समझ आ गई कि ब्रैकिश वाटर है क्या. ठीक है, मिक्सचर ऑफ फ्रेश वाटर एंड सी वाटर. ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि नेचुरल ब्रैकिश वाटर इन्वायरमेंट्स कौन कौन से हैं. ठीक है, कौन कौन से इन्वायरमेंट्स आते हैं नेचुरल ब्रैकिश वाटर में. ओके, इसमें एस्चुरीज़ हैं, मैंग्रोव स्वाम्प्स हैं, कोस्टल लेगून्स हैं, ब्रैकिश लेक, सीज और आर्टिफिशियल हैबिटेट्स हैं. ओके, अब हम इन इन्वायरमेंट्स को, इन ब्रैकिश वाटर इन्वायरमेंट्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे. ठीक है, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हम इधर ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर जो सा है उसको स्टडी कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे एस्चुरीज़. अब एस्चुरीज़ जो सी हैं ये क्या हैं? एस्चुरीज़ स्टूडेंट्स ऐसी जगह होती हैं, ऐसी प्लेसेस होती हैं जहाँ जो रिवर वाटर है वो सी या ओशन के पानी से मिल रहा होता है. ठीक है, जैसा कि फ्रेश वाटर, रिवर का जो फ्रेश वाटर है वो सी के साल्ट वाटर के साथ मिल रहा होता है. सो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट मिक्सिंग एस्चुरीज़ क्रिएट ब्रैकिश वाटर. ओके, इनको इस मिक्सिंग की वजह से एस्चुरीज़ जो सी हैं वो ब्रैकिश वाटर क्रिएट कर देती हैं. वाटर दैट इज़ स्लाइटली साल्टी, नॉट कम्प्लीटली फ्रेश एंड नॉट फुली साल्टी. ओके, तो ये मैंने आपको डायग्राम में भी जो सा है पिक्चर में भी आपको शो किया है. ठीक है, अब एस्चुरीज़ जो सी हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं, क्यों हमारे लिए एस्चुरीज़ जो सी हैं इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो एस्चुरीज़ जो सी होती हैं इनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स क्योंकि बिकॉज द रिवर ब्रिंग्स सॉइल, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर. जो रिवर होता है वो अपने साथ मट्टी को, मिनरल्स को और ऑर्गेनिक मैटर्स को ले आता है और बहुत सारे स्मॉल एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स जो से होते हैं वो इसके ऊपर फीड कर रहे होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस हम इसकी देखें तो वो न्यूट्रिएंट्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स
ओके। अब सेकंड इम्पोर्टेंस आप देखें तो ये एरियाज़ बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है। दीज एरियाज़ आर वेरी प्रोडक्टिव। क्या मतलब है कि प्रोडक्टिव का मीनिंग मैनी फिश श्रिम्प क्रैब्स एंड बर्ड्स लिव एंड ग्रो हेयर के बहुत सारी फिश श्रिम्प्स और क्रैब्स और बर्ड्स ऐसे होते हैं, ठीक है, स्पीशीज़ हैं जो यहाँ रहती हैं, यहाँ ग्रो करती हैं, ठीक है। अब एस्चुरीज जो सी हैं ये नर्सरीज़ के तौर पर भी सर्व करती हैं बहुत सारी मेरीन स्पीशीज़ के लिए, जैसा कि यंग फिश जो सी होती है वो यहाँ एक सेफ़ इन्वायरमेंट में ग्रो करती है, ओके, समंदर में जाने से पहले, सी में जाने से पहले, ओके। सो एस्चुरीज ऑल्सो सर्व्स एज नर्सरीज फॉर मैनी मैरीन स्पीशीज़, ओके। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल आप देखें, इसमें वर्ल्ड वाइड जो सी है वो करंगी क्रीक कराची है, इंडस एस्चुरी सिंध है इन पाकिस्तान। नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में पाकिस्तान में ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर जो सा है ना, जो प्लेसेस हैं, जो इन्वायरमेंट्स हैं, उनको हम स्टडी करेंगे, फिर हम वर्ल्ड वाइड देखेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, इनको हमने डीप स्टडी करना है इंशाल्लाह। सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट हमारे पास है मैंग्रोव स्वाम्प्स। अब मैंग्रोव स्वाम्प्स क्या हैं? अब मैंग्रोव स्वाम्प्स जो से होते हैं ये फॉरेस्ट होते हैं, जंगलात होते हैं जो नियर द कोस्ट, यानी जिधर ज़मीन जो सी है वो सी के साथ मिल रही होती है उधर ये ग्रो किए होते हैं। ये मैंने पिक्चर में आपको शो किया है। तो ये जो से दरख्त होते हैं ये इनको हम मैंग्रोव्स कहते हैं। बहुत स्पेशल होते हैं क्योंकि ये साल्टी इन्वायरमेंट में और मडी वाटर में ये ज़िंदा रह सकते हैं, ओके, सरवाइव कर जाते हैं। अब इनके जो यूनिक फीचर्स हैं उनमें अब हम इनके फ़ीचर्स देखें कि क्यों ये इम्पोर्टेंट हैं, क्यों ये इतने यूनिक हैं, ठीक है। इसमें एक तो ये है कि इनकी जो रूट्स होती हैं, ये आपको इनकी रूट्स नज़र आ रही होंगी, ग्रो अबव द ग्राउंड और इन वाटर, ठीक है। अबव द ग्राउंड ये ग्रो की होती हैं और ये रूट्स जो सी हैं ये प्लांट को ब्रीथ करने में हेल्प करती हैं और उसको स्ट्रॉन्ग रखती हैं सॉफ्ट और मडी सॉइल में। अब मैंग्रोव ट्रीज़ का जो इसकी सेकंड इम्पोर्टेंट फीचर है ये कि ये साल्ट जो सा पानी में साल्ट मौजूद होता है उसको ये फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये बआसानी सर्वाइव कर जाते हैं साल्टी कंडीशंस में, ओके। तो इनकी जो रूट्स होती हैं वो इनको सॉइल को एक जगह यकजा रखने में ना मदद करती हैं। their roots help hold the soil together, okay, so they protect the coastline from erosion and storms. अब हम देखेंगे कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है, why are मैंग्रोव स्वाम्प्स इम्पोर्टेंट। ये जो ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर है उसमें ये किस तरह इम्पोर्टेंट है, इनकी क्या अहमियत है। सो दीज एरियाज़ एक्ट लाइक नेचुरल नर्सरीज़। ये एरियाज़ भी जो से हैं नेचुरल नर्सरीज़ के तौर पर काम करते हैं। बेबी फिश, श्रिम्प्स, क्रैब्स जो से हैं वो मैंग्रोव्स रूट्स में छुप जाते हैं और खुद को प्रेडेटर से बचाते हैं, ठीक है। फिर इन मैंग्रोव जो से होते हैं ये पानी को साफ़ करते हैं बाय ट्रैपिंग मड एंड वेस्ट। दे स्टोर कार्बन एंड हेल्प फाइट क्लाइमेट चेंज। ये कार्बन को स्टोर करते हैं और क्लाइमेट चेंज के ख़िलाफ़ जो सा है वो फाइट करने में हेल्प करते हैं। पाकिस्तान में इसकी एग्जांपल इंडस डेल्टा है, थर्टा और बेडिन है, ठीक है, बेडिन है, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा कोस्टल लेगून्स। अब कोस्टल लेगून्स ये शैलो वाटर बॉडीज़ होती हैं जो ज़मीन और समंदर के दरमियान पाई जाती हैं, दैट लाई बिटवीन द लैंड एंड द सी स्ट्राइप ऑफ लैंड, ओके। दे आर यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द ओपन ओशन बाय अ सैंड बार, बीच और अ थिन स्ट्रिप ऑफ लैंड, ओके। but still influenced by seawater. So even though they are partially cut off from the sea, some seawater still flows in, so the water becomes brackish or slightly salty. मैंने आपको बताया कि ये जो सी पार्शली कट होती हैं सी से, लेकिन फिर भी जो सा सी वाटर है वो स्टिल इनमें चला जाता है, जिसकी वजह से पानी जो सा है वो स्लाइटली साल्टी हो जाता है, ब्रैकिश हो जाता है। अब क्यों इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर में, स्पेशली
इनकी जो सी श्रिम्प और मिल्क फ़िश फार्मिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कोस्टल लेगून्स की। लेगून्स प्रोवाइड अ सेफ एंड शेल्टर्ड हैबिटेट फॉर यंग एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है। ये शेल्टर्स प्रोवाइड करते हैं और उनको एक सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं यंग एक्वाटिक एनिमल्स को। बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कोस्टल लेगून्स बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, कोस्टल एरियाज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट कोस्टल एरियाज़ फ्रॉम फ्लडिंग, ओके। कोस्टल एरियाज़ को फ्लडिंग से प्रिवेंट करते हैं। इसकी एग्जांपल हम अगर देखें तो पाकिस्तान में लेक सिस्टम्स, लेक्स जो सी हैं वो समटाइम्स एज अ लेगून, कुछ लेक्स ऐसी हैं जो एज अ लेगून जो सी हैं वो बिहेव करती हैं, ख़ास तौर पे जब व्हेन साल्ट वाटर इंट्रूड्स, ओके। तो ये हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, ब्रैकिश लेक्स एंड सीज़। अब ब्रैकिश लेक्स और सीज़ क्या हैं? ब्रैकिश लेक्स और सीज़ ऐसी वाटर बॉडीज़ होती हैं जो नेचुरली जिनमें साल्ट वाटर फ्रेश वाटर मिक्स होता है, ठीक है। ये ना ही साल्टी होती हैं ओशन की तरह, ना ही फ्रेश होती हैं रिवर की तरह, ठीक है। इनका सैलिनिटी लेवल जो सा होता है मिडिल रेंज होता है, जस्ट लाइक इन एस्चुरीज और लेगून्स, ओके। अब कैसे ये बनती हैं, हाउ डू दे बिकम ब्रैकिश? तो सम लेक्स एंड सीज बिकम ब्रैकिश बिकॉज दे गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स और रेनफॉल, ठीक है। क्योंकि कुछ जो सी लेक्स और सीज होते हैं वो ब्रैकिश इसलिए हो जाते हैं कि वो फ्रेश वाटर उनको रिवर से और रेनफॉल से मिल रहा होता है। दे ऑल्सो हैव लिमिटेड कनेक्शन टू द ओशन अलाउइंग सम सी वाटर टू इंटर, ओके। तो एग्जांपल हम ब्रैकिश सी की, इसमें बाल्टिक सी है ड्यू टू हैवी फ्रेश वाटर इनफ्लो एंड लिमिटेड सी वाटर मिक्सिंग। फिर ब्लैक सी आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल। ब्लैक सी हैज़ अ ब्रैकिश सरफेस लेयर, ओके। अब क्यों जो सी ब्रैकिश लेक्स और सीज हैं ये क्यों इम्पोर्टेंट हैं एक्वाकल्चर में? अब ये जो लेक्स और सीज़ हैं ये फ़िश को और स्पीशीज़ को सपोर्ट करती हैं ताकि वो ब्रैकिश वाटर में रह सकें, जैसे कि तिलापिया है, मिल्क फ़िश है और मुलेट्स है, ठीक है। सो दे आर यूज़फुल फॉर नेचुरल फिशरीज़ एंड समटाइम फॉर कंट्रोल्ड फ़िश फार्मिंग, ठीक है। नेचुरल फिशरीज़ के लिए भी ये बहुत अहमियत की हामिल है और कंट्रोल्ड फार्मिंग के लिए भी ये बहुत अहमियत की हामिल है। इनका जो एक यूनिक इन्वायरमेंट होता है वो साइंटिस्ट की भी हेल्प करता है अडेप्टेशन में, बायोडाइवर्सिटी में और इवन क्लाइमेट इम्पैक्ट में। तो ये जो ब्रैकिश लेक्स और सीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिफिशियल ब्रैकिश हैबिटेट्स आ जाता है। जैसे नाम से ही आपको पता है कि ये मैन मेड होंगी, मैन मेड वाटर इन्वायरमेंट्स होते हैं जो ह्यूमन जो हैं वो एक्वाटिक एनिमल्स को रेज करने के लिए खुद क्रिएट करते हैं, लाइक श्रिम्प्स है, क्रैब्स हैं एंड फिश हैं। So these systems are built in areas where natural brackish water is not available or where people want more control over water quality and species, ठीक है। अब ये कैसे क्रिएट की जाती हैं, ठीक है, हाउ आर दे क्रिएटेड? अब आर्टिफिशियल ब्रैकिश हैबिटेट्स आर मेड बाय मिक्सिंग फ्रेश वाटर एंड सी वाटर। जैसे हम बाकी इन्वायरमेंट्स को जो है वो स्टडी करके आए हैं, उनमें भी फ्रेश वाटर सी वाटर मिक्स हो रहा था। तो इसको भी अब ये मैन मेड है, तो ह्यूमन जो हैं वो फ्रेश वाटर को और सी वाटर को मिक्स करते हैं ताकि वो अपनी डिज़ायर्ड जो सैलिनिटी है जो उनको रिक्वायर है वो हासिल कर सकें, ठीक है। यूजुअली बिटवीन 0.5 to 30 ppt, ठीक है। तो बिल्डिंग पोन्ड्स, ठीक है, वो पोन्ड्स बनाते हैं, टैंक्स बनाते हैं। फिर इनक्लोजर्स होते हैं कोस्टल और स्लाइटली इनलैंड एरियाज़ के करीब, ठीक है, जहाँ वो टाइडल वाटर को, सेलाइन ग्राउंड वाटर को और पंप करते हैं सी वाटर को, ठीक है, इनको क्रिएट करने के लिए, आर्टिफिशियल ब्रैकिश वाटर हैबिटेट्स को क्रिएट करने के लिए। तो इसमें एग्जांपल्स जो सी आ जाती हैं वो श्रिम्प पोन्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, श्रिम्प पोन्ड्स आ जाते हैं। फिर फ्लडेड साल्ट मार्शीज़ आ जाती हैं,
ठीक है। फ्लडेड salt marshes, coastal fields are flooded on purpose to create brackish ponds, often used in traditional shrimp farming in Sindh. ओके, नेक्स्ट इसमें बायोफ्लोक और रास सिस्टम्स आ जाते हैं। ठीक है, ये बायोफ्लोक और रास सिस्टम्स हमने अपने एक्वाकल्चर के फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था, तो आप ज़रूर वो लेक्चर देखिएगा। नेक्स्ट, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो हम इसकी इम्पोर्टेंट देखें, एक तो ये अनप्रोडक्टिव जो सलाइन लैंड है उसको हम एक्वाकल्चर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी लैंड जिधर हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते तो हम उस लैंड को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर अलाउ फार्मिंग इन अर्बन और इनलैंड एरियाज़, जो अर्बन और इनलैंड एरियाज़ हैं। ठीक है, उधर फार्मिंग हम कर सकते हैं, फार्मिंग करवा सकते हैं। ठीक है, विद कंट्रोल्ड सैलिनिटी। फिर जो सा नेचुरल, जैसा कि बाकी भी मैंने पहले भी आपको बताया कि जो नेचुरल हमारा इकोसिस्टम है, जैसे मैंग्रोव्स हैं और एस्चुरीज़ हैं, जो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट हैं, उनके ऊपर भी इनकी वजह से प्रेशर कम होता है, प्रेशर रिड्यूस होता है। ठीक है, इनेबल इंटेंसिव एंड ईयर राउंड प्रोडक्शन। ओके, तो अब पाकिस्तान में इसकी एग्जांपल जो सी है वो कोस्टल सिंध है, where semi-intensive shrimp farming is practiced. Okay, so these farms are often built where agriculture is not possible due to salty soil or tidal flooding. Now, why brackish water aquaculture? Brackish water aquaculture plays a strategic and economic role in coastal regions, especially in countries like Pakistan with long shorelines and saline lands. So अब हम इनकी इम्पोर्टेंस देखेंगे कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ऐसी जो से इन्वायरमेंट, ब्रैकिश वाटर इन्वायरमेंट, जहाँ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो सी है वो नहीं हो सकती, जो अनसूटेबल हैं फॉर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, क्योंकि बिकॉज ऑफ हाई सोयल सैलिनिटी, टाइडल फ्लडिंग, वाटर लॉगिंग, लिमिटेड फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी, इन वजूहात की वजह से यहाँ हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर नहीं करवा सकते, तो हम उधर ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर जो सा करवा के हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो रादर दैन लिविंग दीज लैंड्स आइडल और डिग्रेडेड, ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर ऑफर्स अ वे टू कन्वर्ट दैम इनटू प्रोडक्टिव जोन्स। ठीक है, सपोर्टिंग बोथ फूड प्रोडक्शन एंड रूरल लाइवलीहुड। हम रूरल लाइवलीहुड को भी सपोर्ट कर सकते हैं, फूड प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। इन जो से अनसूटेबल एरियाज़ हैं फॉर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, इनको हम यूटिलाइज़ करके इधर हम ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर करवा सकते हैं। ठीक है, अब कोस्टल लैंड कैन नॉट बी इरीगेटेड इकोनॉमिकली फॉर एग्रीकल्चर। इन दीज कंडीशंस स्पीशीज़ लाइक श्रिम्प, क्रैब्स, मड क्रैब्स एंड मिल्क फिश नॉट ओनली सर्वाइव, दे थ्राइव। ठीक है, उनके लिए ये इन्वायरमेंट बहुत जो है वो सूटेबल होता है, अच्छा होता है। अब नेक्स्ट आप इस डायग्राम में देखें, एक तरफ जो सी है वो अनसूटेबल इन्वायरमेंट है, जो अनसूटेबल है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के लिए ड्यू टू हाई सैलिनिटी, टाइडल फ्लडिंग की वजह से, वाटर लोड की वजह से। ठीक है, अब जो सी क्रॉप्स हैं वो डेफिनेटली फेल हो जाएंगी, वो उनकी प्रोडक्शन नहीं होगी, तो उस इन्वायरमेंट को हम इन स्पीशीज़ को रेयर करवाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उस ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर हम करवा सकते हैं। ठीक है, श्रिम्प्स, मड क्रैब्स। ठीक है, तो ये नेचुरल नर्सरी एंड बायो फिटर्स जो से हैं। ठीक है, अब ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर यूटिलाइजेज अदरवाइज अनप्रोडक्टिव सेलाइन लैंड, सो कन्वर्टिंग दैम इनटू इनकम जनरेटिंग सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन सिस्टम, स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत कामिल है, ख़ास तौर पर सिंध वाली साइड पर। इसको हम डिटेल में हम स्टडी करेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन से इन्वायरमेंट हैं। ठीक है, कौन सी जो सी हैं वैसे एरियाज़ हैं जहाँ एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर जो सा है उसके लिए उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। सो नेक्स्ट आप देखें, आइडियल फॉर कंट्रीज़ विद लॉन्ग कोस्ट लाइन। अब let's understand why brackish water aquaculture is especially useful for countries that have long coastline like Pakistan, India, Bangladesh, Vietnam and also Thailand। ठीक है, अब कोस्ट लाइन आपको पता होना चाहिए कि कोस्ट लाइन होती क्या है।
अ कोस्ट लाइन इज़ द एज ऑफ द लैंड दैट टचेज द सी। ये एक ज़मीन का किनारा होता है जो सी के साथ टच हो रहा होता है। तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जिनको ओशन ने सराउंड किया होता है, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ कोस्टल लैंड होती है इनकी। So this land often includes mangroves, estuaries, lagoons and delta regions which are naturally brackish, ठीक है। अब ये कोस्टल जो लैंड है ये एक्वा कल्चर के लिए कैसे यूज़फुल है। सबसे पहली आपको इसमें क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो फ्रेश वाटर की ज़रूरत नहीं होती, नो नीड ऑफ फ्रेश वाटर। सॉरी, नो नीड ऑफ फ्रेश वाटर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। क्योंकि फ्रेश वाटर इज़ लिमिटेड इन मैनी प्लेसेस एंड नीडेड फॉर ड्रिंकिंग, क्रॉप्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। सो कंट्रीज़ विद लॉन्ग कोस्टल लाइन्स डोंट नीड टू यूज़ precious fresh water. They can use brackish and tidal water for fish and shrimp farming, okay। तो एक तो हमें फ्रेश वाटर की ज़रूरत नहीं है, दूसरा एग्रीकल्चर का जो सा है वो कंपटीशन नहीं होगा, एग्रीकल्चर के साथ कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि जो साल्टी कोस्टल लैंड्स होती है वो क्रॉप्स को ग्रो करवाने के लिए वो उनके लिए अच्छी नहीं होती, ठीक है। इज़ नॉट गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक वीट और राइस, ठीक है। बट इट्स परफेक्ट फॉर एक्वा कल्चर। हम एक्वा कल्चर इधर करवा सकते हैं, ख़ास तौर पे हम श्रिम्प्स, मिल्क फिश और क्रैब्स की जो सी है वो फार्मिंग करवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि दिस मीन्स नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन फार्मिंग एंड एक्वा कल्चर, ओके। तो ये इसका एक बेनिफिट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका जो सा है वो है कि मोर स्पेस फॉर फिश फार्मिंग। हमें फ़िश फार्मिंग के लिए स्पेस जो सी है वो अच्छी खासी मिल जाएगी। विद द लॉन्ग कोस्ट लाइन कंट्रीज है मोर स्पेस टू बिल्ड पोन्ड्स, केजीज एंड टाइडल फार्म्स, ठीक है। सो दे कैन डेवलप लार्ज स्केल एक्वाकल्चर इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट सी फूड, ओके। टू रिड्यूस फिशिंग प्रेशर, डाइवर्सिफाई नेशनल एक्वाकल्चर सेक्टर। सो नेक्स्ट है हमारे पास हाई वैल्यू एक्सपोर्ट स्पीशीज़, ठीक है। इट हेल्प कंट्रीज़ अर्न मनी बाय प्रोड्यूसिंग हाई वैल्यू सी फूड। कंट्रीज़ जो सी हैं वो हाई वैल्यू सी फूड प्रोड्यूस करके इससे फ़ायदा उठा सकती हैं, जैसे कि श्रिम्प्स, मर्ड, क्रैब्स, ठीक है। सो विच आर इन हाई डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो लाइक ब्लैक टाइगर श्रिम्प इसमें आ जाती हैं, ब्लैक टाइगर श्रिम्प हैं, मड क्रैब्स हैं, ठीक है, जिसे सेला सिराटा कहते हैं, और मेजर एक्सपोर्ट कमोडिटीज़। तो दीज स्पीशीज़ आर in high international demand, especially in Gulf country, China, USA and Europe. So brackish water aquaculture allow low income coastal communities to generate high income through seafood export, okay। तो global demand आपको मैंने इसकी बता दी। तो profit even from small scale farming, you don't need a huge farm to start. Even a small 1 to 2 acre shrimp pond can give profitable harvest if managed well with basic knowledge of water quality, feed, harvesting time, disease control. Farmer can earn good money seasonally, ठीक है। इसकी एग्जांपल जो सी वो आ जाती हैं, आप बांग्लादेश में देखें कि जो फार्मर्स हैं वो फुल ईयरली वो इनकम जो सी है वो अर्न कर रहे होते हैं फ्रॉम जस्ट वन सक्सेसफुल श्रिम्प क्रॉप। तो ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर जो सा है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और इकोनॉमी में इसका बहुत अहम किरदार है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको लेक्चर जो सा है वो समझ आया होगा। अगर आपको किसी चीज़ में डिफ़िकल्टी है, ठीक है, आपको जो सी है कुछ चीज़ नहीं समझ आई तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिएगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसको मज़ीद जो है ना वो आपको क्लियर कर सकूं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लर्निंग विद द वाइल्ड क्लासरूम। अल्लाह हाफिज़।